तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट खत्म करने के बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं आज। और आज का जो यूनिट है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये यूनिट हमारा 4th यूनिट है क्लास 12th का, और ये हमारा एकेडमिक दैट इज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके कंपटीशन में भी ये यूनिट बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स। बड़े आराम से आप समझने की कोशिश करेंगे इस यूनिट को। बड़ा ही सिंपल यूनिट है ये, उतना लेंथी नहीं जितना हमने इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स से पहले जो यूनिट था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो डिस्कस किया। तो ये बड़ा ही इजी यूनिट है, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, साथ साथ A to Z नोट्स बनाते जाइए और A to Z सारा का सारा क्लियर करते जाइए, समझते जाइए। जो जो आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो शुरू करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स यूनिट को। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट के स्टडी करना केमिकल काइनेटिक्स में हम करते हैं। किसी भी रिएक्शन का क्या रेट है, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं। अच्छा, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो भी हम केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे। और लास्टली द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन टेक प्लेस, और किस मैकेनिज्म से हमारी रिएक्शन अक्कर होगी या रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो मैकेनिज्म भी हम यहां देखेंगे। इन शॉर्ट में आपको कहना चाहता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स में हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है। एक, हमने डिस्कस करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। सेकंड, हमने डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड, हमने डिस्कस करना है यहां पे मैकेनिज्म जिससे हमारा रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने डिस्कस करनी है केमिकल काइनेटिक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें यहां पे डिस्कस करने हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले डिस्कस करना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो आज के लेक्चर में हम थोड़ा देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को। सेकंड, हमें डिस्कस करना है यहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन जिन पे डिपेंड करता है, जो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब जिन फैक्टर पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो फैक्टर देखने, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में आप देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, हमें टेम्परेचर को डिस्कस करना है, टेम्परेचर पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। टेम्परेचर में हम देखेंगे एक इक्वेशन आएगी, हम पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन नाम, अर्हेनियस इक्वेशन है एक, वो इक्वेशन हम टेम्परेचर वाले फैक्टर में डिस्कस करेंगे। जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन वाले फैक्टर में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, हमारा सेकंड ऑर्डर हो सकता है, हमारा थर्ड ऑर्डर हो सकता है, हमारा 0th ऑर्डर हो सकता है। ये हमारे ऑर्डर हैं रेट के। ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्डर हैं हमारे रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और 0th ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस करना है अपना थर्ड टॉपिक, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। रेट लॉ के बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को। मैं ये आपको सिलेबस पहले ही बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। रेट लॉ के बाद हम मॉलिक्यूलरिटी को डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपने रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फिर हमारा यूनिट खत्म होगा। ठीक, तो हम केमिकल काइनेटिक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स जिन पे हमारी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उस पर डिस्कस करेंगे, और मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको यह बताना चाहता था। तो शुरू कीजिए अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन।
तो हमारा पहला टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी चीज को हम लिखते हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रेट, दैट इज स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप इस नाम से भी इसे कह सकते हैं, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन होते समय हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। तो हमारे कंसंट्रेशन, जो हमारी मोलर कंसंट्रेशन हमारी जो रिएक्टेंट की होगी वो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट की डिक्रीज करेगी। ऐसा कैसे कहा हमने कि हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करेगी जो हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी हमारी कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करेगी, और हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हम एक रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो होता है कि चेंज इन, आप लिखिए चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि कितना हमारा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ा या चेंज हुआ, और प्रोडक्ट, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज सिंपली नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितना हमारे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हुई या कितने हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं आराम से, रेट इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं ना आप, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। अब ये किसकी हो सकती है, ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अगर आपको रिएक्टेंट का रेट पूछा है तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपको प्रोडक्ट का पूछा है तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज टाइम टेकन। ठीक, क्लियर है। चलिए, और हम ऑलरेडी जानते हैं इस बात को, अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें आपके सामने, हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि अगर हम इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन लें और इस एक्सिस पे हम अपना टाइम लें, तो हम जानते हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो स्टार्टिंग में, रिएक्शन के स्टार्टिंग में बड़ी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, और जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी, मतलब टाइम के साथ साथ हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। आप खुद देखिए कितना ज्यादा टाइम ले लिया रिएक्शन ने कंप्लीट होते होते, और अब देखिए हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो चुकी है। पहले कहां थी, जब बहुत कम टाइम था, समय के शुरू में, स्टार्टिंग में हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हाई थी, और जैसे ही रिएक्शन होती गई, टाइम चलता गया, गुजरता गया, हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। तो ये किसका ग्राफ है, ये हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें यहां से पता चल रही है। मोर एवर अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखें तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 कंसंट्रेशन पे होता है, उसकी कंसंट्रेशन होती नहीं है, सारे के सारे रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब जो टाइम गुजरता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में बता रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ग्राफ था सिंपल, हमें ये बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। बाद में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि हाँ जी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और कितनी हमारी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यह जरूरी नहीं होता कि हम सारी की सारी रिएक्शन का रेट या स्पीड मालूम कर पाएं। ये इतना मुश्किल है हर रिएक्शन का स्पीड या हर रिएक्शन का रेट मालूम करना। फॉर एग्जांपल एक ऐसी रिएक्शन है आपके सामने
जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही तेज रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल कौन सी रिएक्शन है, कोई आयनिक रिएक्शन लिखते हैं हम, आयनिक रिएक्शन जो कि बहुत ही फास्ट होती हैं, वो हम बताएंगे क्यों होती हैं आयनिक, क्योंकि आयंस होते हैं तभी तो होती हैं फास्ट, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन आपके सामने मैं एक लिख रहा हूं, एक NaCl है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, हम साथ में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं AgNO3, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट और साथ में NaNO3। हम जानते हैं कि यहां जो हमारा सोडियम है उसके ऊपर +1 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 है, सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है और नाइट्रेट के ऊपर -1 है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस बेशक एक आयनिक बॉन्ड से तो जुड़े हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है इनमें, लेकिन ये जैसे ही एक दूसरे में मिक्स होंगे, इनमें डालेंगे, ये अब्रप्टली आपने आयन एक्सचेंज कर लेंगे। आयन एक्सचेंज इतना जल्दी करेंगे कि ये रिएक्शन अप टू 10⁻⁻6 सेकंड में होती है। इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, मतलब माइक्रो सेकंड में होने वाली रिएक्शन है। तो ऐसी सारी रिएक्शन जो कि माइक्रो सेकंड में हो, मिनिमम टाइम में हो, हम उन रिएक्शन का रेट, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो हम लिखेंगे ऐसी सारी रिएक्शन जो कि आयनिक रिएक्शन है और वेरी फास्ट रिएक्शन है, उन रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं दिस रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई वेरी फास्ट रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन का रेट हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं, फॉर एग्जांपल हमारी वेरी स्लो रिएक्शन होगी, बहुत ही आस्था चलने वाली रिएक्शन होगी, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन की एग्जांपल हम लिखते हैं आपके सामने, जैसे वेरी फास्ट की आयनिक रिएक्शन लिखी थी। वेरी स्लो रिएक्शन की एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन की रस्टिंग होना, जंग लगना आपके आयरन को। तो आपको खुद पता है क्या आयरन को क्या एक दिन में जंग लग जाएगा या 1 घंटे में जंग लगेगा, स्लो प्रोसेस होता है, उससे महीनों या साल लग जाते हैं आयरन को रस्ट होने के लिए। तो हम क्यों ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे जो कि इतनी स्लो है? हमें क्या करना है, हमें तो ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है जो कि मॉडरेट हो, हमें मॉडरेट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है। तो हम इन रिएक्शन का रेट भी डिटरमाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको डिटरमाइन करके हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ऐसी रिएक्शन जो कि वेरी फास्ट हो या ऐसी रिएक्शन जो कि वेरी स्लो हो, उन रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन नहीं करते। तो आइए देखते हैं कौन सी रिएक्शन है जिनका हम रेट डिटरमाइन करते हैं। तो वो सारी रिएक्शन जो कि मॉडरेट रेट से चलती हैं, उन रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब मॉडरेट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए इजी है और वही फेवरेबल है, और हम उन्हीं का रेट हम डिटरमाइन करेंगे इस यूनिट के अंदर। जितनी भी रिएक्शन डिस्कस की जाएंगी वो मॉडरेट रिएक्शन होंगी और उन्हीं का हम रेट डिटरमाइन करेंगे। तो मॉडरेट रेट या मॉडरेट रिएक्शन कौन सी होती हैं? जिनमें हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, उन सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे हम यहां पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है नाइट्रोजन N2 और ये रिएक्ट करेगा हमारे हाइड्रोजन के साथ। हैबर्स प्रोसेस है ये। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, 2 टाइम NH3 अमोनिया बनाएगा। अच्छा, हमें पता है यहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और आगे हमने देखा कि क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड्स बन रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड तभी बनेंगे जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड और हाइड्रोजन के बॉन्ड आपस में टूटेंगे या ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, यहां बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहां नए बॉन्ड बनेंगे। डेफिनेटली यहां से यहां आने में
यहां से यहां आने में कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम नहीं, कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा, कुछ मिनिमम टाइम लगेगा। उतना टाइम लगेगा जिसको हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ना ही उतना जल्दी माइक्रोसेकंड वाला टाइम लगेगा, ना ही उतना ये लेट टाइम लगेगा जो कि वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन में हमने देखा था। कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा, उसी फाइनाइट टाइम को डिटरमाइन करना को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनका रेट हम दैट इज ROR कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजीली। इनका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं और इन्हीं के रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमने इस यूनिट को पकड़ा है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। चलिए एक चीज आपको बता देते हैं। सबसे पहले रेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। दो तरीके हैं रेट को एक्सप्रेस करने की। रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। फॉर एग्जांपल, एक आपके सामने एक रिएक्शन लिखते हैं हम, A गिव राइज टू B। एक हमारा रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट दे रहा है। A रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट क्या दे रहा है, B दे रहा है। रिएक्टेंट हमें B प्रोडक्ट दे रहा है। इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, मैंने कहा दो तरीके हैं रेट को डिटरमाइन करने के, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की टर्म में आप जरा सर बताइए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट की टर्म में मैं इस रिएक्शन का रेट आपको लिख रहा हूं। हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ इंक्रीज होती है। द डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। क्योंकि हम इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट देख रहे हैं, तो आपको रेट क्या लिखना है, आपको यहां रेट को लिखना है decrease in molar concentration of reactant, decrease in molar concentration of reactant divided by time taken। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू, माइनस साइन लगाइए, मैं बताता हूं क्यों लगाया, चेंज इन concentration of molar concentration of A with respect to time delta T। अच्छा, ये देखिए यहां माइनस साइन की क्या जरूरत पड़ी। यहां माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी मोलर कंसंट्रेशन क्या हुई, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। माइनस साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि हमारी मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई। अच्छा, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो रेट हमारा रिएक्टेंट के लिए हो, चाहे वो रेट हमारा प्रोडक्ट के लिए हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। हम जानते हैं यहां कंसंट्रेशन जो A की है वो समय के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन A समय के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, सो डेल्टा A विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा ए क्या है, नेगेटिव है। अगर, अच्छा लिखते हैं जरा, माइनस डेल्टा ए आ गया, डेल्टा ए क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा ए नेगेटिव है तो हमने पीछे क्या लगाया, माइनस लगाया। ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब प्लस हो जाएंगे तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स वाई हमने यहां माइनस लगाया, बिकॉज समय के साथ साथ हमारा A डिक्रीज हो रहा है तो A की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अगर A की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो डेल्टा A विल बी नेगेटिव, डेल्टा A विल बी नेगेटिव, दैट्स वाई मैंने माइनस लगाया। माइनस इंटू माइनस प्लस, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई हम यहां पे क्या लगाते हैं, यहां पे हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहां तक क्लियर हो चुका। तो हमने यहां पे लिखा रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये तो हमने इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट लिखा। अगर आपको को कहे कि इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट बताइए इसी रिएक्शन का रेट, तो आप क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन का रेट वो बता सकते हैं आप। जरा एक मिनट पॉज करके वीडियो को। तो इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट आप क्या लिखिए, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट हमें पता है कि समय के साथ साथ हमारा रेट जो है, हमारी जो कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो आप रेट क्या लिखेंगे,
आप रेट लिखेंगे यहां पे इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां से मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, अब इंक्रीज हो रहा है तो लिखेंगे प्लस में डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए हमारा इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट, तो डेल्टा बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, रेट विल बी पॉजिटिव। तो रेट हमेशा पॉजिटिव रखना होता है आपको, दैट्स वाई यहां माइनस लगाया, यहां प्लस लगाया। तो ये था हमारा इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। आपको मैंने बताया कि हम अपने रेट को कैसे बताते हैं इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो आइए एक एग्जांपल आपके सामने मैं और डिस्कस करता हूं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा ये सारा का सारा कंसेप्ट। थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हम अपनी इस इक्वेशन को। चलिए एक एग्जांपल है आपके सामने, वो है 2a प्लस 3b गिव राइज टू 4c। अब आपको कहता है कि आप इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए दो तरह के रेट हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो मैं एवरेज रेट डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। तो इसका एवरेज रेट क्या है वो मैं लिखता हूं। देखिए हमारा ये कंसंट्रेशन है, हमारी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होती है तो माइनस में तो होगा। अब आपको याद रखना है जो ये पीछे स्टाइकोमेट्रिक लिखा हुआ है 2, 3, 4, ये हमेशा आपको डिवाइड में लिखना है, इनवर्स में लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4 लिखना है। हम लिखेंगे -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम is equal to -1/3 change in concentration of B with respect to time is equal to +1/4 change in concentration of C with respect to time। बस ये थी हमारी इक्वेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। अब जरा बताते हैं हम माइनस क्यों आया, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज समय के साथ ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा ए विल बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो जिनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसके लिए उसके आगे हम माइनस लिखते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है उसके आगे हम प्लस लिखते हैं। और जो स्टाइकोमेट्रिक होगी आपकी, वो स्टाइकोमेट्री हमेशा आप डिवाइड में लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/4। तो यहां पे हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा इस रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन आपके सामने मैं और लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 3x प्लस y गिव राइज टू प्रोडक्ट 2z। ठीक है, और मैं कहता हूं आपको कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, आप बताइए। तो आप बोलेंगे -1/3। ठीक है, माइनस तो क्लियर क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू -1/1, स्टाइकोमीटर कुछ है नहीं तो 1/1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस ये था हमारी रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के लिए। अब कुछ दो टर्म आपको और डिस्कस करनी है। एक है व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, एक है व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट के लिए होता है कि प्रोडक्ट बन रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं, अपीयर हो रही हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा यहां पे इस इक्वेशन के लिए, z का होगा। तो आपको बोले कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z बताइए, ऑफ z। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z का मतलब है कि z कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है इस रिएक्शन में। तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, ये लिखा आपने, और आप मॉड लगा दीजिए। बस
बाहर मॉड लगा दीजिए, ठीक है। वहां रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आपको स्टाइकोमेट्रिक मेंशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना और बाहर आपको मॉड लगाना है। अगर आपको कोई पूछे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, किसका यहां पे आप वाई का बताइए, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है डेल्टा वाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बाहर आपको मॉड लगा देना है। खुद ही वो कह रहा है डिसअपीयरेंस मतलब डिसअपीयर हो रहा है वाई, तो फिर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने पूछा हुआ है डिसअपीयरेंस बताएंगे आप, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी हमने पढ़ा, रेट ऑफ अपीयरेंस भी हमने यहां पे डिस्कस किया। तो फाइनली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे वो देखते हैं हम जरा। यूनिट्स क्या हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, देखिए हम जानते हैं कि रेट क्या है, रेट हमने अभी अभी डिस्कस किया, रेट है हमारा कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यही तो हमने डिस्कस किया, कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बात है, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, आप जानते हैं कंसंट्रेशन के यूनिट है मोल पर लीटर, ठीक है। ये है हमारे कंसंट्रेशन के यूनिट, और टाइम के ऐसा यूनिट लेते हैं हम सेकंड, टाइम का। अब इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हुए हमारे यूनिट किसके, हमारे रेट के यूनिट, ठीक है। तो रेट के यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारी कुछ गैसेस है, तो गैसेस का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो गैसेस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, गैसेस की कंसंट्रेशन, ठीक है, गैसेस की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और गैसेस की कंसंट्रेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्शियल प्रेशर की टर्म में। तो फिर गैसेस के लिए हम रेट कैसे लिखते हैं, गैसेस के लिए हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। और प्रेशर के यूनिट क्या हैं, प्रेशर के यूनिट होते हैं एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो हम लिख सकते हैं यहां पे फॉर गैसेस ऐसा यूनिट क्या है हमारे इसके, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और हमने आज कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया इस यूनिट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर ले आएंगे, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और उस वीडियो को अच्छे से क्लियर कीजिए। थैंक यू।